हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी गया है और हमें इसलिए पढ़ना भी है। देखिए क्या है, रुधिर वाहिनियाँ। आज का टॉपिक है आपका रुधिर वाहिनियाँ। वाहिनियों से क्या तात्पर्य होता है? नलियाँ, आप सामान्य भाषा में कह सकते हो, जो रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। जैसे आप किसी पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हो, उसी प्रकार से हमारे शरीर में रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लाने के लिए जो है वाहिनियाँ कार्य करती हैं और रुधिर को लाती ले जाती हैं, इसलिए इन्हें रुधिर वाहिनियाँ। पूछा जाता है आपसे कि रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनका क्या कार्य होता है? तो आपको बस इतना ही लिखना है, बहुत ही छोटा है और इतने में ही आपको सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे। देखिए क्या है रुधिर वाहिनियाँ बायोलॉजी की भाषा में। रुधिर का परिवहन जिन नलिकाओं के द्वारा होता है उन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। रुधिर का परिवहन, परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट। रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में जिन नलिकाओं से जाता है उसे रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। तो आप छोटी सी भाषा है, आप लिख सकते हो, आराम से याद भी कर सकते हो कि रुधिर का परिवहन जिन नलिकाओं के द्वारा होता है उन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि रुधिर वाहिनियों के प्रकार, तो रुधिर वाहिनियों के प्रकार में आप बताओगे कि रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आप धमनी और शिरा पहले भी पढ़ चुके हो। आर्टरी और वेन्स में डिफरेंट भी बताया है, यहाँ पर 3 बताई हैं, इसलिए एक और एक्स्ट्रा आ गई है। देखिए पहला है धमनियाँ यानी आर्टरीज, शिराएं वेन्स, केशिकाएं यानी कैपिलरीज। तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। रुधिर वाहिनियों में धमनी, शिरा और केशिकाएं, तीनों के नाम याद रखोगे तो आप तीनों के बारे में आसानी से बता पाओगे। और ये तीनों ही नलिकाएं ही होती हैं, यानी रुधिर में ये नलिकाएं रुधिर को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं तीनों ही, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीके से ले जाती और लाती हैं। देखिए आर्टरीज यानी धमनियाँ क्या हैं, और जबकि तीनों नलिकाएं हैं, तीनों का कार्य है रुधिर से ही जुड़ा हुआ। तो धमनियाँ जो हैं ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। जो आपकी धमनियाँ हैं ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, और शिराएं इसी के विपरीत हो जाएगा। तो जो रुधिरियाँ हैं, जो आपकी धमनियाँ हैं यानी आर्टरीज, इन धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रुधिर। इन धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, या ऐसे कह सकते हो धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। और केवल किसको छोड़ करके? पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर बहता है, तो आपको बताना है पल्मोनरी धमनी में शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। इसके बाद अगला है शिराएं, यानी अगली रुधिर वाहिनी है शिराएं, वेन। वेन में क्या होता है कि ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में वापस लाती है, यानी शिराएं जो हैं वो धमनियों के विपरीत कार्य करती हैं। अर्थात ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं या रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में वापस लाती हैं। इसी प्रकार एक और भी क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध रुधिर बहता है? तब आप बताओगे नहीं, शिराएं में, यानी ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है या ऑक्सीजन रहित
रुधिर बहता है, तब आप बताओगे पल्मोनरी शिरा। यानी पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराओं में, या ऐसे कह सकते हो कि पल्मोनरी शिरा में जो है शुद्ध रुधिर बहता है, बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। कुछ गलती हुई, ध्यान रखना यहाँ पर कि शिराओं में जो है अशुद्ध रुधिर बहता है और केवल पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके, यानी पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराओं में जो है अशुद्ध रुधिर, ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है। फिर से एक बार दोनों को हम रिवाइज कर रहे हैं कि जो आपकी धमनियां हैं, उन धमनियों में जो है पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। इसके बाद शिराओं में जब हम बात करते हैं तो पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके सभी शिराओं में, यानी पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके शेष सभी शिराओं में क्या है आपका अशुद्ध रुधिर, ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है। ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब आइए देखते हैं अगली टॉपिक, यानी तीसरी रुधिर वाहिनी केशिकाएं, जिसे इंग्लिश में कैपिलरीज बोलते हैं। अब केशिकाएं क्या होती हैं? ये कोई विशेष अलग से नलिकाएं नहीं हैं, ये धमनियां ही एक केशिकाएं में बदल जाती हैं। वही लिखा है, धमनियां अंगों में पहुंचकर धमनिकाओं में विभाजित होती हैं, यानी वही धमनियां धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। बाद में ये शाखा प्रतिशाखा बनाते हुए अत्यंत पतली भित्ति वाली महीन शाखाओं का जाल बना लेती हैं। यानी जो आपकी धमनियां थी, जो आपकी आर्टरीज थी, वही जब अंगों में पहुंचती हैं तो कई अलग अलग शाखाओं और उन्हीं के साथ दूसरी शाखाएं निकल आती हैं। शाखा प्रतिशाखा, यानी एक शाखा से और दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से और तीसरी शाखा, यानी छोटी छोटी कई सारी शाखाएं निकल आती हैं। और जो ये कई शाखाएं जब बनती हैं तो इनकी जो भित्तियां हैं वो पतली महीन हो जाती हैं, और जब पतली महीन कई शाखाएं बन जाती हैं तो कई छोटी छोटी पतली महीन शाखा, यानी नलिकाओं का एक जाल निर्मित हो जाता है। और जो ये जाल महीन सा निर्मित होता है, इन महीन शाखाओं को केशिकाएं कहते हैं, यानी कैपिलरीज कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि यही धमनियां जब अंगों में पहुंचती हैं तो कई एक यानी शाखा से प्रतिशाखा बना लेती हैं और महीन पतली शाखाओं वाली कई धमनियां मिलकर एक जाल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और इन्हीं महीन धमनियों की शाखाओं को केशिकाएं कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि केशिकाएं या कैपिलरीज का वर्क क्या है पर्टिकुलर, तब भी आप बताओगे कि ये रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, अर्थात ये रुधिर का परिवहन ही करती हैं। तो रुधिर वाहिनियों के प्रकार में धमनियां, शिराएं, केशिकाएं, ये तीन हैं और तीनों के बारे में आप समझ चुके हो। केशिकाएं पर्टिकुलर वर्क नहीं लिखा गया है, क्योंकि केशिकाएं जो महीन महीन जाल बनाती हैं, इनका भी वही कार्य है जो आपकी रुधिर वाहिनियों का कार्य है, यानी ये रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान, या ऐसे कह सकते हो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक रुधिर वाहिनियां समाप्त हुआ। आप इसको छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है और अच्छे से लिख करके इसको समझना।